हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो भी जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा उसका सेक्शन टेस्ट 5 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मेंस के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। सेक्शन टेस्ट 5 फर्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन कह रहा है चोल वंश का स्थापना कौन किया था? तो इसका आंसर होगा चोल वंश का स्थापना किया था विजयालय। विजयालय ने 8वीं शताब्दी में तंजौर पर कब्जा करके पल्लवों को हराकर चोल वंश की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर होगा विजयालय। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, चोल वंश का कैपिटल कहाँ था। सेकेंड क्वेश्चन, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था उसको क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था उसको रुपया कहते थे। शेरशाह सूरी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन 3, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर या जीवित संत के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा मुगल सम्राट है जिसको जिंदा पीर या जीवित संत कहते हैं? तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर या जीवित संत कहते हैं। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर 1707 तक यह शासन किया था। तो इसका आंसर है औरंगजेब। क्वेश्चन 4, लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है? लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है? एंड हाँ, जो लोग कहते हैं प्लीज़ सर बाइलिंगुअल में लाइए, तो मुझे लगता है उनको सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम होता होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को। तो इसलिए मैं साइंस का क्वेश्चन इंग्लिश में भी लाता हूँ। अगर आप लोग को कोई और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आगे सुधार किया जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है द SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का SI यूनिट क्या है? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। क्वेश्चन 5, किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है? क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनना है या सिटीजनशिप भारत के संविधान में किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 से 11। आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आपको सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। ये संविधान के भाग 2 में मेंशन है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 से 11। सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एंड भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति जो क्षमादान देते हैं ये किस आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 72। अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान किया गया है। भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 72। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का जो संविधान है इसका संरक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान का संरक्षक होता है। क्वेश्चन 8,
शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर होगा कावेरी। कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दूध। दूध के लिए श्वेत क्रांति चलाया गया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते थे। ऑपरेशन फ्लड के पिता के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। वर्गीज कुरियन ऑपरेशन फ्लड के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये फसलों से था। ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे था? फसलों से। अगर नीली क्रांति पूछ ले, नीली क्रांति, तो ये आपका मछली से था, मछली। और भूरी क्रांति पूछ ले तो ये आप लोग का चमड़ा से था। इसमें पूछ रहा है श्वेत क्रांति, इसका आंसर होगा दूध। क्वेश्चन 10, 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? 1991 में जो एलपीजी मॉडल पेश किया गया था, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन था? एलपीजी मॉडल था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में इसको कहते थे उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। तो इसका आंसर होगा हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। अभी हाल ही में उनका निधन हुआ, इसलिए यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से लेके 1996 तक हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्हीं के समय में ये एलपीजी मॉडल पेश किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जब एलपीजी मॉडल पेश किया गया था उस टाइम हमारे देश के पीएम कौन थे? तो इसमें वित्त मंत्री पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन 11, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पूछ रहा है उसमें कितना बैंक का किया गया था? तो इसका आंसर है 14। 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया। क्वेश्चन 12, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1956। 1956 में LIC की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 13, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और किसके बीच के संबंध को दर्शाता है? क्वेश्चन कर रहा है फिलिप्स कर्व जो होता है ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और किसके बीच का संबंध को दर्शाता है? हम लोग जानते हैं फिलिप्स कर्व ऐसे बनता है, एक तरफ इसका इन्फ्लेशन रहता है जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, और दूसरा तरफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, बेरोजगारी। तो ये फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे बेरोजगारी। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में संबंध को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अभी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मेंस के जीके जीएस के नाम पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में तो डिस्क्रिप्टिव है, वहाँ ऑप्शन रहेगा नहीं, आपको याद आएगा नहीं, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में लॉस हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जितना हो सके आप लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग मेंस में बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होगा, एक एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में इन होंगे, एग्ज़ाम में आउट होंगे। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका वीडियो मत देखिए, बट उनसे रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज़ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। एंड अगर आप लोग मेरा भी वीडियो देखते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग साइड में एक नोटबुक रखिए, उसमें लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर नोटबुक नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। बाकी आपका मर्जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? भारत में अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। साइड में लिखिए आरबीआई। आरबीआई को भारत में अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे बैंकरों का बैंकर किसे कहा जाता है, ये भी आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। तो इसका आंसर हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन 15। डैश को फारसी में रज्मनामा के रूप में अनुवादित किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है किस बुक को फारसी में अनुवादित किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, उसका नाम रज्मनामा रखा गया था। तो ये कौन सा बुक था? ये इसका आंसर है महाभारत। महाभारत। महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था जिसका नाम रखा गया था रज्मनामा। ये भी आप नाम याद रख लीजिए, कहीं पूछेगा महाभारत को जो फारसी में अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या था। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखे थे। अगर रामायण का पूछेगा रामायण को कौन लिखे थे, तो रामायण को वाल्मीकि जी लिखे थे। तो इसका आंसर है महाभारत। क्वेश्चन 16। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 10। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है ये नया सबसे है और लंबा भी सबसे मंडलों में यही है, पहला और 10वां। अगर पूछेगा आप लोग का गायत्री मंत्र का मेंशन किस मंडल में है, तो ये 3रा मंडल में गायत्री मंत्र है। सोम देवता के बारे में किस मंडल में चर्चा किया गया है? तो सोम देवता के बारे में 9वें मंडल में चर्चा किया गया, 9th। और 4 वर्णों के बारे में चर्चा किस मंडल में किया गया है? ये 10th। ये 10वें मंडल में 4 वर्णों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मंडलों में विभाजित है ऋग्वेद। क्वेश्चन 17। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस कब है? ये 12 जनवरी 1863। तो 12 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे मनाते हैं। तो इसका आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 18। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत का जब विभाजन हुआ था उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन 19। कौन सा विदेशी यात्री मोरक्को का था और उसने रहला लिखी थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा विदेशी यात्री जो मोरक्को का था और एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रहला। तो इसका आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का था, एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रहला। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इंडिया आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इंडिया आया था। 1333 से लेकर 1347 तक यह इंडिया में रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक इसको अपना काजी के रूप में नियुक्ति दिया था। तो इसका नाम है इब्न बतूता। इसका पुस्तक भी बार बार पूछता है, पुस्तक का नाम था रहला। 20। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? क्वेश्चन कर रहा है पहला इंडियन कौन था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना था? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी 1892 से लेकर 1895 तक यह लिबरल पार्टी के सिंबल पे जीत कर गए थे। तो ये पहले इंडियन हैं जो ब्रिटेन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और पूछे ग्रांड ओल्ड
इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। अगर पूछे अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 21 बाबर ने भारत में मुगल शासन किस वर्ष में स्थापित किया था? बाबर भारत में मुगल शासन कब स्थापना किया था? तो इसका आंसर है 1526। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था इंडिया में। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बाबर किसको हराया था। तो इसका आंसर है 1526। 22 बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र का शुरुआत की गई थी? पूछ रहा बाल गंगाधर तिलक जी ने मराठी भाषा में कौन सा दैनिक समाचार पत्र का शुरुआत किए थे? तो इसका आंसर होगा केसरी समाचार पत्र का शुरुआत किए थे मराठी भाषा में। अगर इंग्लिश में पूछता तो उसका नाम था मराठा। ये 2 समाचार पत्र लॉन्च किए थे, केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा इंग्लिश भाषा में था। बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का आयोजन किए थे और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन किए थे। तो सबसे पहले गणपति महोत्सव का आयोजन किए, उसके बाद शिवाजी महोत्सव का। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये नारा बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे। तो इसका आंसर होगा केसरी। 23 किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है किस खेल में बैक स्टिक टर्म का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हॉकी। हॉकी में बैक स्टिक टर्म यूज किया जाता है। हॉकी का आप लोग स्टिक देखे होंगे, ये एक तरफ से प्लेन रहता है, एक तरफ से गोलाकार रहता है। तो हमेशा प्लेयर जिधर से प्लेन रहता है उधर से बॉल को टच करना होता है। अगर वह गोलाकार एरिया से टच कर देगा बॉल को, तो उसी को बैक स्टिक कहते हैं, उसी पेनाल्टी लगता है। तो बैक स्टिक टर्म हॉकी खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है हॉकी। 24 बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन कह रहा है बिहार में एक डालमिया नगर शहर है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सीमेंट का फैक्ट्री था जो अभी प्रेजेंट में बंद है। इसको स्टार्ट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट अभी कोई पॉलिसी भी लाया है, आप लोग देख लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइए डालमिया नगर किस डिस्ट्रिक्ट में है। एंड कोई हैं जो डालमिया नगर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। 25 किसको बिहार का दुख या सोरो ऑफ बिहार के रूप में जाना जाता है? तो बिहार का सोरो ऑफ बिहार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है कोसी नदी को सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के द्वारा बाढ़ आता है तो बहुत सारा एरिया प्रभावित होता है, इसलिए इसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अब आगे का नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोग का करेंट अफेयर्स का है। तो देखिए 26 बिहार के किस प्रमुख व्यक्तित्व को दक्षिण कोरिया में कोरिया पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? कौन सा व्यक्ति हैं जिनको कोरिया पर्यटन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका आंसर है आनंद कुमार। सुपर 30 कोचिंग के जो संस्थापक हैं आनंद कुमार सर, उनको कोरिया पर्यटन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। 27 5 सितंबर 2024 को बिहार पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिए डायल 112 सेवा के तहत शुरू की गई योजना का नाम क्या है? बिहार पुलिस 5 सितंबर को डायल 112 सेवा शुरू किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षित सफ़र योजना। शुरुआत किया गया है। 28 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किए हैं? तो इसका आंसर है यूपी।
यूपी के मुख्यमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पे अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 29 किस शब्द को ऑक्सफोर्ड के वर्ड ऑफ द ईयर 2024 नामित किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2024 कौन सा वर्ड है? तो इसका आंसर है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका मतलब होता है आजकल का लोग जो दिन भर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते हैं, उनसे जो उनके मेंटल पे प्रभाव पड़ता है उसी को ब्रेन रॉट कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होता है मस्तिष्क का सड़ना। मस्तिष्क सड़न। लेकिन आप लोग हिंदी वाला भी एग्जाम में अगर आएगा तो इसको लिखिएगा ब्रेन रॉट ही। क्वेश्चन 30 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व ध्यान दिवस अब कब मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने जाने का घोषणा किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इसका आंसर है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर विश्व ध्यान दिवस। तो ये था आप लोग का टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड कुछ सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। एंड इस चैनल के द्वारा अगर आप लोग के एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यही आप लोग की तरफ से एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेट में अगले सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।